हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि विधा वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है और पहला चल रहा है आदिकालीन। हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आदिकाल में 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे तीसरा पार्ट, यानी कि एक पार्ट में 50 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 101 से 150 क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। आदिकाल की कौन सी रचना लौकिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से कौन सी नहीं आती है? पृथ्वीराज रासो लौकिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। सिद्धगण बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित थे? तो ब्रजयान से संबंधित थे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिद्धगण बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से संबंधित थे। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य का आधार बनाकर सर्वप्रथम रचना किसने किया? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य का आधार बनाकर सर्वप्रथम रचना करने वाले कौन हैं? अमीर खुसरो हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। निम्न में से ऐसा कौन सा कवि है जो इस्लाम धर्मावलंबी होते हुए भी उनकी रचनाओं में इस्लामिक दर्शन का प्रभाव नहीं मिलता है? तो अब्दुल रहमान है ये। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान। विद्यापति के यश का आधार उनकी किस रचना से माना जाता है? तो विद्यापति के यश का आधार उनकी पदावली रचना से माना जाता है। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पदावली। पदावली में राधा कृष्ण का वर्णन भक्ति के आधार पर किस रूप में किया गया है? तो पदावली में राधा कृष्ण का वर्णन श्रृंगार रूप में किया गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंगार रूप में। सिद्धगण भारत के किस भाग में अपने मत का प्रचार प्रसार किया? तो पूर्वी भाग में किया था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वी भाग। संध्या भाषा शैली प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किसकी रचनाओं से प्राप्त होता है? तो सिद्ध कवियों के द्वारा, सिद्ध कवियों में प्राप्त होता है। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिद्ध कवि। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल निर्धारण हेतु 12 ग्रंथों की चर्चा की है। इनमें से कितने ग्रंथ अपभ्रंश में लिखे गए थे? तो इसमें 2 प्रश्न बनेंगे कि आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल का निर्धारण हेतु कितने ग्रंथों को लिया गया था? तो 12 ग्रंथों को लिया गया था। अब इसमें बन रहा है, तो पूछ रहा है कि इनमें से 12 ग्रंथों में से कितने ग्रंथ अपभ्रंश में लिखे गए थे? तो कितने ग्रंथ अपभ्रंश में लिखे गए थे? 4 ग्रंथ। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 ग्रंथ। 12 ग्रंथों में से 4 ग्रंथ अपभ्रंश में लिखे गए थे। आदिकाल में के अधिकांशतः रासो ग्रंथ के किस भाषा में रचे गए हैं? आदिकाल के अधिकांशतः रासो ग्रंथ किस भाषा में रचे गए थे? तो डिंगल साहित्य में लिखे गए थे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, डिंगल साहित्य। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे के रचनाकार कौन हैं? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये गोरखनाथ की पंक्ति है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखनाथ। आदिकाल हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा शैली का प्रयोग हुआ है? तो डिंगल का प्रयोग हुआ है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डिंगल। वीर रस के लिए डिंगल साहित्य का प्रयोग हुआ है। आदिकाल साहित्य में श्रृंगार वर्णन का मुख्यतः रस किस भाषा में हुआ है? आदिकाल साहित्य में श्रृंगारिक वर्णन मुख्यतः
किस भाषा में हुआ है? तो श्रृंगारिक पिंगल में हुआ है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वीर रस डिंगल में हुआ है और श्रृंगारिक वर्ण पिंगल में हुआ है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना है, जब वीर परक रचनाएं पूछी गए हैं तो वीर परक रचनाएं डिंगल भाषा में हुई है। ठीक, वीर परक रचनाएं डिंगल में हुई है और श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल में हुई है। इसे याद रखना है बिल्कुल। जैन साहित्य में पौराणिक काव्य के अंतर्गत अपभ्रंश के महान कवि निम्न में से कौन हैं? तो कौन है? स्वयंभू हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वयंभू। आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य में कुल कितनी पुस्तकों की गणना की है? तो 8 पुस्तकों की गणना की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8। देसिल बयाना सब जग मिठा ते तसय जपवा भट्टा पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति विद्यापति की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यापति की पंक्ति है। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है ये। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बालचंद्र विज्ञान भाषा दूह नहीं लग गई दुज्जन हासा पंक्ति किसकी है? बालचंद्र विज्ञान भाषा दूह नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये विद्यापति की पंक्ति है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यापति। दव्य सहाय पयास के रचनाकार हैं। दव्य सहाय पयास किसकी रचना है? देवसेन की। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, देवसेन की रचना है। नाथगण भारत के किस क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किया? तो पश्चिमी भाग में किया। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी भाग। का आ तरुवर पंच विराज चंचय चिये पैठो काल पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये लुइपा की पंक्ति है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लुइपा। 84 सिद्धों में सर्वाधिक ऊंचा स्थान किसका था? तो 84 सिद्धों में सर्वाधिक ऊंचा स्थान लुइपा का था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लुइपा। आचार्य शुक्ल ने गोरखनाथ का समय कब से कब तक माना है? यानी कि कब से माना है? आचार्य शुक्ल ने गोरखनाथ का समय कब से माना है? तो 13वीं सदी से माना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 13वीं सदी। निम्न रचनाओं में हेमचंद की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना हेमचंद की नहीं है? तो कुमारपाल प्रतिबोध हेमचंद की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी द्वयाश्रय काव्य, कुमारपाल चरित, देसी नाम माला, ये तीनों रचनाएं हेमचंद की हैं। कुमारपाल प्रतिबोध हेमचंद की नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस नाथ को बालनाथ योगी भी कहा जाता है? तो जालंधर नाथ को बालनाथ योगी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जालंधर नाथ। अवधू रहिए हाटे बाटे रूप बिरस की छाया किसकी पंक्ति है? तो ये गोरखनाथ की पंक्ति है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखनाथ। कौल ज्ञान निर्णय के किसकी रचना है? कौल ज्ञान निर्णय मच्छंदर नाथ की रचना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मच्छंदर नाथ। निम्न में किन्हें कनफटे योगी के नाम से भी जाना जाता है? तो कनफटे योगी के नाम से नाथों को जाना जाता है। नाथों को कनफटा योगी भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नाथों को। सिद्धों के सबसे प्राचीन संत सरहपा का समय कब से माना जाता है? तो सरहपा का समय 769 ईस्वी से माना जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 769 ईस्वी से। मेरतुंग की रचना है, इनमें से कौन सी मेरतुंग की रचना है? तो प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि मेरतुंग की रचना है इसमें। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रबंध चिंतामणि।
आदिकाल में निम्न में से किस प्रकार का साहित्य बहुत कम मिलता है? तो आदिकाल में वैष्णवों का साहित्य बहुत कम मिलता है। वैष्णवों का साहित्य बहुत कम मिलता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वैष्णवों का। मैथिल कोकिल, राजा पंडित और अपरूप का कवि किसे कहा जाता है? तो ये तीनों नाम विद्यापति के लिए उपयुक्त हुए हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों नाम से विद्यापति जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जाने जाते हैं, राजा पंडित भी कहा जाता है और अपरूप का कवि भी विद्यापति को कहा जाता है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यापति। अवधूत संप्रदाय का संबंध निम्न में से किससे है? तो अवधूत संप्रदाय नाथों से संबंधित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नाथों से। आदिकाल में किनके द्वारा रचित साहित्य को सर्वाधिक प्रमाणित माना गया है? तो आदिकाल में जैनों के द्वारा सर्वाधिक साहित्य प्रमाणित माना गया है। जैनों द्वारा रचित साहित्य सर्वाधिक प्रमाणित माना गया है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जैनों के द्वारा। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? तो इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्श एवं अध्यात्म परक रहा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आदर्श एवं अध्यात्म परक। वर्णानुक्रम पद्धति द्वारा इतिहास लेखन करने वाले विद्वान हैं। वर्णानुक्रम पद्धति द्वारा इतिहास लेखन करने वाले विद्वान कौन हैं? तो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर दोनों हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर यानी कि दोनों हैं। काल क्रमानुसार पद्धति के अनुसार इतिहास लेखन करने वाले विद्वान कौन हैं? तो काल क्रमानुसार करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु दोनों हैं, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, इन दोनों ने काल क्रमानुसार पद्धति के द्वारा इतिहास लिखा है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता तेन माने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तेन। निम्न में विधेयवादी पद्धति के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा विधेयवादी पद्धति में शामिल नहीं है? तो समुदाय शामिल नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जाति, वातावरण और क्षण विशेष, ये तीनों विधेयवादी पद्धति में शामिल हैं। इसमें नहीं पूछ रहा है तो समुदाय शामिल नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन हैं? तो हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता आचार्य शुक्ल हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य शुक्ल। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किस इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किस इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है? तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यानी कि चौथे को माना है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वप्रथम किस इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का प्रयास किया गया? तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया गया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने कहा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रियर्सन। निम्न लेखकों में मिश्र बंधुओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनमें से कौन से मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं? तो कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, ये तीनों मिश्र बंधुओं में आते हैं।
और इसमें नहीं पूछ रहा है तो कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का समय माना है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 विक्रमी माना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संवत 1050 से 1375 विक्रमी। आचार्य शुक्ल ने कितने वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है? तो आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के कालखंडों इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है, 900 वर्षों के। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कितने वर्षों के हो, तो 900 वर्षों को। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था में ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पंक्ति किसकी है ये? प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। ये पंक्ति किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल किस शिलालेख में मिलता है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश का पहले पहल किस शिलालेख में मिलता है? तो धारसेन द्वितीय शिलालेख में मिलता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। धारसेन द्वितीय शिलालेख। जो जीर्ण सासण भासयु सो भई कहे उसार, जो पालय सही भाव कर सो सरि पावई पारु। पंक्ति किसकी है ये? जो जीर्ण सासण भासयु सो भई काहे उसार, जो पालय सही भाव कर सो सरि पावो पार। ये पंक्ति है देवसेन की। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, देवसेन। लास्ट प्रश्न देखते हैं। 84 सिद्धों में योगिनी नहीं है, इनमें से कौन सी योगिनी नहीं है? तो कोकालिपा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोकालिपा 84 सिद्धों की योगिनी नहीं है। बाकी लक्ष्मीकारा, कनकलापा और मणिभद्रपा, ये तीनों योगिनी 84 सिद्धों में आती हैं। कोकालिपा नहीं आती है। इसमें नहीं पूछा है तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए अभी विधावाई चल रहा है, शुरुआत है। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ, अभी इसका एक पार्ट और बचा हुआ है वो मैं कल डालूँगी। जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे आप लोग पास पहुँचेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को विधा वाइज प्रश्न कैसे लग रहे हैं, जो कि मैंने खुद बनाया हुआ है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।